नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शौरेन, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेरिकोसील और उससे होने वाली इनफर्टिलिटी के बारे में, पुरुष बांझपन के बारे में। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं होती है और वो उन्हें कैसे पता लगता है, धीरे धीरे जब उनके टेस्ट होने लगते हैं 2 साल 4 साल में, तब अचानक उन्हें ये पता लगता है। जब पुरुषों की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं इसमें कि उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे वेरिकोसील निकल आया है। उनकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, इनके भी बाकी के टेस्ट नॉर्मल हैं। और फिर सीमेन एनालिसिस होती है, जो शुक्राणु की जांच होती है, उसमें ये पता लगता है कि शुक्राणु की क्वालिटी, क्वांटिटी और अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिसमें TSH और आपके जो हार्मोन लेवल्स हैं वो कम आए हैं, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में कि सर, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, हमने पूरी कोशिश की है लेकिन संतान नहीं हो रही है और हमें वेरिकोसील निकल आया है। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन से कपल्स हैं, कौन से पुरुष हैं जिन्हें वेरिकोसील का इलाज करने से फ़ायदा होगा। स्पेशली हर पेशेंट जिनको इन्वेस्टिगेशन पे वेरिकोसील निकल गया है और संतान नहीं हो रही, उन्हें कंप्लीट लाभ नहीं होता। क्यों? किसी को ग्रेड 1 वेरिकोसील दिया जाता है, किसी को ग्रेड 2 वेरिकोसील दिया जाता है, और फिर जिस इनफर्टिलिटी सेंटर में वो जाते हैं वहाँ कहा जाता है कि भाई आप वेरिकोसील का ऑपरेशन करा लो और देन वी विल सी कि कितना इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेरी सलाह उन पेशेंट्स को ये है कि आपको लो ग्रेड वेरिकोसील है, एसिम्प्टोमेटिक वेरिकोसील है, ग्रेड 1 और 2, तो उसका सर्जरी करने से आपको लाभ नहीं होगा। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ग्रेड 1 या 2 है, हम इसका ऑपरेशन करा लें क्या? तो नहीं। जिनको भी ग्रेड 3, 4 और 5 वेरिकोसील है और उनकी जो सीमेन एनालिसिस है, स्पर्म काउंट्स, मोटिलिटी खराब है, उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब ट्रीटमेंट क्या कराएं? जाहिर है हर पेशेंट ये कोशिश करेगा कि वो ऑपरेशन या प्रोसीजर की तरफ ना जाए। तो कहता है कि ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे मैं ठीक हो सकूं। दवा डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है बड़े ही सरल, इसमें मैं कहूँगा कि 2 टाइप की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनको आप दवाइयों से ठीक कर सकते हो। कुछ होती है मैकेनिकल डैमेज, तो आपकी जो वेरिकोसील है इसमें वैल्व्स खराब होती हैं। वैल्व्स कुछ को हिंदी में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक तरफ खुलने वाला दरवाज़ा, ये आपका दोनों तरफ खुल रहा है। जो वेन्स में दरवाजे होते हैं जिससे ब्लड ऊपर जाता है, वो बंद हो जाते हैं ताकि वो नीचे ना आए, वो अब दोनों तरफ खुल रहे हैं तो ब्लड नीचे छलकता है। और स्क्रोटम अंडकोश में टेस्टिस के अगल बगल ब्लड के इकट्ठे होने से शुक्राणु की क्वालिटी, क्वांटिटी कम होने लगती है, टेस्टिस का साइज छोटे होने लगता है। इसको दवा से आप ठीक नहीं कर सकते। तो अब रहा क्वेश्चन कि जब आपको प्रोसीजर या सर्जरी के लिए ही जाना है तो कौन सी तकनीक बेहतर है? कोई अच्छा सर्जन आपके एरिया में जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप माइक्रो सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में आपने डिस्कस करना चाहिए। अपने यूरोलॉजिस्ट के बारे में पूछना चाहिए उसको। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? चीरा लगता है, वेन्स को बाहर निकाला जाता है, वेन्स को बांधा जाता है और उसमें से केवल एक आर्टरी आती है। अगर वो आर्टरी डैमेज हो जाए तो आपकी उस साइड की टेस्टिस को डैमेज होने से वो टोटली ख़राब हो जाती है। दिस इज़ द बिगेस्ट साइड इफ़ेक्ट ऑफ सर्जरी। और यही कारण है कि जो दूसरी तरीका है जो हम करते हैं एज ए वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, जिसे एम्बोलाइजेशन कहते हैं, एक इंजेक्शन के जरिए नस के अंदर चले जाते हैं वेन में, और सिर्फ वेन के अंदर से काम होता है, आपकी आर्टरी को नहीं छुआ जाता। बहुत सारे मिथ हैं। आप अगर काफ़ी यूरोलॉजी भाई के वीडियोस देखेंगे तो कहेंगे कि एम्बोलाइजेशन एक नई तकनीक है, इंटरनेट पे बताई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ वेल FDA अप्रूव्ड टेक्निक। इसमें एडवांसमेंट्स इतनी आ गई हैं कि अब इसके जो रिकरेंस है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि सर्जरी से बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट निल है।
लेटेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए, एक अच्छी मशीन चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल में कराना है, एक अच्छे एक्सपर्ट से कराना है। अब क्वेश्चन है कि मैं वेरिकोसील है, मेरे स्पर्म काउंट्स कम है, मैं इनफर्टाइल हूँ, तो मेरे को एडवांटेज कितना होगा। तो जितनी भी स्टडीज छपी हैं उसमें ये है कि अप टू 80% आपको एडवांटेज हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका वेरिकोसील की ग्रेड ज़्यादा हो। तो अगर आपको 3, 4, 5 ग्रेड वेरिकोसील है, आपको इनफर्टिलिटी है, आप ये प्रोसीजर के लिए जाते हैं, तो देयर इज़ अ गुड 70 to 80% चांस कि आपकी स्पर्म क्वालिटीज़ इम्प्रूव होगी। पेशेंट्स ने क्वेश्चन ये करते हैं कि कितने दिन में। वेल 3 से 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, मेडिसिन्स आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू होते हैं। अगर बाकी के कारण नहीं है, सिर्फ वेरिकोसील एक कारण है बाजपन का, इनफर्टिलिटी का, तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलें, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें, उनसे भी बात करें, और एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से मिलें, डिस्कस करें क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है और उसके लिए जाएं। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं कि एम्बोलाइजेशन के फ़ायदे नुकसान, माइक्रो सर्जरी के फ़ायदे नुकसान, कोई और इनफर्टिलिटी और वेरिकोसील के रिलेटेड क्वेश्चंस, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। धन्यवाद।